हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स ड्राइंग क्लास। मैं हूं आपका ड्राइंग टीचर राहुल। सर, एक बार ड्राइंग करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देख लीजिए। क्या आपको लग रहा है आप ड्राइंग टीचर बन पाएंगे? ये बात तो खैर तुम लोग ठीक ही बोल रहे हो। चलिए तो भैया हम अपने शब्द वापस लेते हैं। वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा क्वालिटी एजुकेशन थ्रू यूट्यूब वीडियोस या फिर ऐप या फिर हमारी वेबसाइट। तो अपने शब्दों में वापस लेता हूं, ड्राइंग टीचर नहीं, आपका मैथ्स का ही टीचर ठीक हूं मैं। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 के बारे में, जो कि है आपके क्लास 11 के अप्लाइड मैथ्स की 5th चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और क्योंकि इसमें हम वेन डायग्राम से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ड्राइंग टीचर का फील आ गया था, पर तुम लोगों ने जमीन पे वापस उतार दिया है। शुक्रिया। घटिया जोक की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें थोड़ा सा अच्छा नॉलेज भी मिल सकता है, बशर्ते अपन दोनों सीरियसली पढ़ेंगे तो। चलो भैया, 5.3 विच इज मोर अबाउट वेन डायग्राम्स, उसको आज हम कवर करेंगे। वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा भी 19-20 लगता है या फिर समझ में नहीं आता है, तो पिछले सेशन में बड़ी ही गंभीरता से एकदम डिटेल में उसको कवर किया गया है, तो आप उसको जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको बढ़िया से मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। और अगर ये अभी समझ लोगे तो आने वाले पलों में, मतलब आने वाले जो एक्सरसाइज होगी उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे आप इन्हीं का अप्लाइड वर्जन, जो हम कहते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, वो पढ़ोगे तो काफी यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि सेट ए का सेट बिल्डर फॉर्म यहां पे लिखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो x जो अपना ये सेट ए होगा, इसका अगर मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो 1 से बड़ा चाहिए, मतलब हम शुरू करेंगे 2 से, तो आप लिखोगे 2, 3, 4, 5 एंड 6 के इक्वल हो सकता है, तो आप यहां पे ऐसा कुछ लिखोगे कि 2, 3, 4, 5, 6। और जो b है सेट, उसका सेट बिल्डर फॉर्म कह रहा है कि भैया नेचुरल नंबर तो है लेकिन 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इन दिस केस आपका जो सेट बी होगा उसमें आप शामिल करोगे 7 को, 8 को और 9 को। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब इन दोनों के हिसाब से दिए हुए सवालों के जवाब निकालने हैं। ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन, तो मतलब दोनों साथ में, तो 2, 3, 4, 5, 6। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, पर अगर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसा कि यहां पे एक केस है, तो 7, 8, 9 ये तीनों यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम सो फार? नहीं सर। उनका यूनियन के बाद अब इंटरसेक्शन पूछ रहा है, पर क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने यहां पे लिखना है 5 a माइनस बी, अर्थात a में से वो वाले टर्म, वो वाले एलिमेंट्स आपको हटाने हैं जो कि b के पास भी है। यहां पे जब हमने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है b के पास जो कि a के पास भी हो, तो केवल a के सारे टर्म्स लिख के हम इसको यहां पे खत्म करेंगे। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू a। अब अगर b माइनस a करने को बोलेगा तो आप लिखोगे 7, 8, 9, क्योंकि बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं, विच इज ऑल्सो सेट b। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, हम करेंगे अब इसी के बाद स्क्रीन को क्लियर। अच्छा सवाल था ये, लेकिन काफी जल्दी हमने निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट का मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे पहले दोनों में तो ई कॉमन है। ठीक है, डिसजॉइंट का एक मतलब यह भी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी करने पे आपको 5 मिले, यानी एम्प्टी सेट मिले। तो भैया यहां पे जो फर्स्ट वाला है वो तो डिसजॉइंट नहीं है, तो आप लिखोगे यहां पे नो, इट इज नॉट डिसजॉइंट। अब यहां पे देखो 2, 6, 10, 14, 18, 3, 7, 11, 15, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको हम डिसजॉइंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो जवाब होगा यस। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन साफ। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है।
1 2 3 4। अब ये मत कहना कि गणपति की जय जयकार, मतलब मन में कहो, पर अभी सवाल के लिहाज से हम लोग जब पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो अपना थोड़ा कंसंट्रेशन सवाल पे बना के रखो, ठीक है। भगवान का नाम अगर आपको लेना ही है, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिसको भी आप मानते हो, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ले लो कि भैया प्रभु रक्षा करना हमारी। चलो यहां देखो, एक तो अपना है रोस्टर फॉर्म में, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखोगे x इज इक्वल टू, यही दूसरा वाला जो है, इसको हम जो भी नाम दे दें, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, कह रहा है 4 से बड़ा और 6 से छोटा इंक्लूडिंग 4 and 6। तो यहां लिखा मैंने 4, फिर लगेगा कॉमा 5, फिर लगेगा 6। ये तीनों ही नेचुरल नंबर हैं और 4 के बराबर है 4, उससे बड़ा है एक 5, और उसके बाद 6 से छोटा है 5, और एक 6 के बराबर है। ये तीन हमारे होंगे यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब ये कह रहे हैं भैया डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों के पास 4 कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। अब देखो फोर्थ वाला कह रहा है कि एक सेट में बोल रहा है केवल इवन इंटीजर होने चाहिए, दूसरे में कह रहा है ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो भैया इवन और ऑड दोनों की क्वालिटीज, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इसीलिए इनका डिसजॉइंट होना पॉसिबल है। तो हम आंसर में लिखेंगे YES। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा। चलिए, तो हमारे जवाब के हिसाब से दूसरा और चौथा वाला जो अपना यहाँ पे था ऑप्शन, वो दोनों डिसजॉइंट थे, बाकी दोनों जॉइंट थे। चलिए यहां देखिए, आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए दिया है 1 2 3 5 6, बी दिया है 2 3 4 7 8। फाइंड द फॉलोइंग ए यूनियन बी। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी मतलब पहले तो ए आ जाएगा, तो 1 2 3 5 6, इसके बाद 2 3 इसके पास पहले से है। जब हम यूनियन निकाल रहे हैं तो कॉमन वालों को नहीं लिखते हैं। हाँ, इनके पास 4 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, तो वो तीनों हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ए यूनियन बी में आया 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ गए। ठीक है ना, जो रिपीट हो रहे थे वो हमने एक ही बार लिखे। तो 1 2 3 भैया यहां से 4 ले लिया, 5 6 7 8 यहां से ले लिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों के पास हो। ठीक है, जो दोनों के पास हो। तो बेसिकली दोनों के पास कौन सा है सर? एक तो 2 दिख रहा है दोनों के पास और दूसरा 3 दिख रहा है। बाकी कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों के पास हो। चलिए, अब ये कह रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब होता है बेसिकली a माइनस ए यू इंटरसेक्शन v, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है ना, तो b के वो एलिमेंट्स जो कि a के पास हैं उन्हें हम घटा देंगे। तो हम 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे और यहां पे हम लिख देंगे बेसिकली 1 5 and 6। इज दिस क्लियर? जी सर। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ जी सर, 1 5 6 बिल्कुल सही है। यहाँ पे b माइनस ए मतलब b में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो कि a के पास भी हैं। तो भैया b में से जो हटाएंगे वो हम हटाएंगे 2 और 3, तो बचेगा 4 7 and 8। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी यहाँ पे हो गया। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन है क्या इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब देखो इसी में है 5वां 6वां, थर्ड का मतलब आगे वाला वर्जन। ठीक है, तो देखो a इंटरसेक्शन b डैश। अब a तो अपने पास लिखा हुआ है, b डैश अपन को यहां पे निकालना पड़ेगा एक बारी। तो b डैश जब हम निकालेंगे तो बेसिकली हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे वो एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है लेकिन b का पार्ट नहीं है। ठीक है, b डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, विच मींस वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है पर b के पास नहीं। तो b के पास 2 3 4 हैं, तो 2 3 4 हट गया, 7 हट गया, 8 हट गया, बचा क्या? बचा 1 5 6। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है इंटरसेक्शन विथ a। उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 2 1 5 6
दोनों के पास कॉमन है तो वही हमारा आंसर होगा कि 1, 5 और 6। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, तो एक काम करते हैं अपन, बी कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऊपर लिख देते हैं बी डैश को, ठीक है ना। तो बी डैश को मैं कहाँ लिख रहा हूं, बी डैश को मैं यहां लिख रहा हूं विच इज 1, क्योंकि 2 और 3 4 उसके पास है तो 5 एंड देन एक जो बचा वो है 6, ठीक है। चलिए अब ए यूनियन बी डैश हमने निकाला था तो उसमें भी आएगा 1, 5 एंड 6। क्लियर है ये मामला? जी सर। चलिए अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी आपने निकाला था, ए यूनियन बी में हमारे पास क्या क्या आया था पहले एक बार वो देखो, उसके बाद तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो ए यूनियन बी में हमारे पास सारे ही नंबर्स आ गए थे, 1, 2, 3, 4 आया था बी से, 2, 3 पहले से आ चुका है, 5, 6 यहीं से आ गया था और फिर 7, 8 भी आ गया था। तो यहां पे अब आप देखोगे आपको बोल रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है कि इसको छोड़ के यूनिवर्स के बाकी सारे एलिमेंट्स। तो भैया यूनिवर्स में देखोगे अगर आप तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन दोनों ने छोड़ दिया हो, तो इसका जवाब आएगा आपके पास 5 यानी एम्प्टी सेट, ठीक है। अब यहां देखो आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश तो है मेरे पास, मैं ए डैश और निकाल लेता हूं। तो ए डैश मतलब वो जो ए का पार्ट नहीं है पर हमारे किसका पार्ट है, पर हमारे यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो उसको अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 नहीं चाहिए, 1, 2, 3 नहीं चाहिए और 5, 6 नहीं चाहिए, तो आप लिखोगे 4, 7, 8। चलिए अब मैंने अगर कंपेयर किया तो ए डैश और बी डैश का जब मैं यूनियन निकाल रहा हूं तो उसमें भी मुझे कुछ सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां भी जवाब क्या आएगा? एम्प्टी सेट, दैट इज 5। अब ये कह रहा है ए डैश का इंटरसेक्शन विथ बी, सॉरी यूनियन विथ बी, तो इसको अगर आप देखोगे तो दोनों में कंपेयर करने को एक 4, एक 7, एक 8, 4, 7 नहीं, इंटरसेक्शन बोल रहा है, यूनियन बोल रहा है सर, यूनियन बोल रहा है मतलब दोनों के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो 2, 3, 4, 7, 8 would give you A dash इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन बी। देखो जो आप बोलोगे ना वही आपके माइंड कैलकुलेट करेगा। मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला बाय मिस्टेक, तो मेरा आंसर भी जो पहले लिखा था मैंने वो इंटरसेक्शन वाला ही लिख रहा था मैं, पर जब मैंने ध्यान से देखा यूनियन है तो फिर मैंने अपने माइंड को समझाया कि बेटा मेरे यूनियन है तो कृपया यूनियन ही निकाले, ठीक है। अब यहां देखो a माइनस बी का डैश बोल रहा है वो, तो पहले a माइनस बी निकालो। a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट जो कि केवल a के हैं, b का पार्ट नहीं है, तो वो हो जाएंगे 1, 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जो कि b का पार्ट नहीं है, तो उसमें 2 और 3 b का पार्ट है तो वो हमने नहीं लिखे, 1, 5, 6 केवल a का पार्ट है तो उन्हीं को हमने मेंशन किया। इनका भी वो डैश बोल रहा है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम कंपेयर करेंगे और जो जो सेम होगा उसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 1 नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो 2, 3, 4, 7, 8 विच इज ऑल्सो सेट बी, ठीक है। तो आपने लिखा 2, 3, 4, 7, 8 दैट इज योर a माइनस बी का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल ही नहीं सर, आराम से हो गया। देखो जितना चीजों को सिंपल रखोगे, मैंने डायरेक्टली a माइनस बी का डैश नहीं सोचा, मैंने पहले a माइनस बी सोचा फिर उसका डैश यानी उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का प्रयास किया। बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्टली a माइनस बी का डैश सोचने लगते हैं, तो उस केस में आप कई बार गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे यहां पे भी अगर मुझे a यूनियन b का डैश सोचना था तो पहले मैंने a यूनियन b लिखा, निकाला, उसके बाद ही उसका डैश वाला वर्जन पता लगाया, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे गलती होने के चांसेस कम हो गए और कंफ्यूजन भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अगर एक भी आपने एलिमेंट मिस कर दिया जवाब पूरा गलत हो जाता है भैया। सेट्स में ये नहीं कर सकते आपकी सर मैंने बाकी सारे तो लिखे ना, वो एक भी मिसिंग है तो आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि a और b आर
टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर अ पार्ट ऑफ बी, आर पार्ट ऑफ बी, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, लेकिन उल्टा ट्रू है कि नहीं ये अभी नहीं बोल सकते आप, ठीक है, क्योंकि अभी ये नहीं लिखा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तब आप कहते हो कि भैया ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ए ना, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिया है। अब कह रहा है ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन मतलब दोनों के सारे एलिमेंट साथ में आ जाएं, मिक्स हो जाएं। अब क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी के अंदर हैं, तो जब मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो बेसिकली मैं सेट बी को ही लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैंने सेट बी के सारे एलिमेंट लिखे तो वो ऑटोमेटिकली ए के भी सारे एलिमेंट कवर कर लेगा, गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ए यूनियन के बाद ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन। अब अगर आप देखें तो भैया ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के पास भी हैं, तो ये जो ए के सारे एलिमेंट हैं इनको हम एज अ कॉमन ले सकते हैं। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा ए। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यूनियन में सुपर सेट आया और इंटरसेक्शन में सबसेट आया। यहां पे आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि यूनियन के लिए सुपर सेट इज योर आंसर और आपके इंटरसेक्शन के लिए सबसेट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहां पे क्लियर हो जाती है। अब हम जाएंगे अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5 कह रहा है आपसे कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो सारे नेचुरल नंबर्स को आपने यूनिवर्सल सेट बोल दिया। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ए जो है वो है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर आपका सेट ए आप देखोगे रोस्टर फॉर्म में, हालांकि इसमें कुछ अपन एंड नहीं निकाल सकते, सारी वैल्यू लिखनी पड़ेंगी, तो 1 3 5 एंड सो ऑन। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से इनको हटाना है। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में से ए हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं ए डैश में यूनिवर्सल सेट हो गया आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और ए हो गया आपका ऑड नंबर्स। अब आप नेचुरल नंबर्स में से अगर ऑड नंबर्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेंगे? आपके पास बचेंगे इवन नंबर। इज दिस क्लियर? अगर मैं नेचुरल नंबर में से मेरे भैया ऑड नंबर्स को माइनस कर दूं, घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे लाल? सर नेचुरल नंबर्स में से आपने ऑड नंबर्स हटा दिए, 1 3 5 7, आपके पास 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स बचे। इन नंबर्स को यदि एक परिभाषा देनी हो, एक शब्द देना हो, तो वो है इवन नंबर। तो अब इसका क्लियर आंसर क्या होगा? इसका क्लियर आंसर होगा कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एग्जैक्टली सेम जो कि आपका यहां पे लिखा हुआ है, बस उसमें ऑड की जगह आप लिख दोगे इवन नेचुरल नंबर। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए ये मामला क्लियर है। जी सर, अब दूसरा देखो। दूसरे में कह रहा है बी, जिसमें आप कह रहे हो इवन नंबर। तो भैया जब ऑड था तो इवन लिखा आपने, अब जब इवन का बोल रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या लिखोगे? ऑड वन लिखोगे। तो इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए, तो बेसिकली इसका जवाब है ये और इसका जवाब है ये। ऑड का जवाब इवन, इवन का जवाब ऑड। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। चलिए स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब आगे देखो, कह रहा है सी पार्ट, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें आप क्या करोगे भैया? सॉरी, मल्टीपल आपको, अब a डैश का मतलब होता है या c डैश का मतलब होगा, वो चीज नहीं चाहिए। तो c डैश वुड बी इक्वल टू x इज सच दैट x इज, अब यहां पे केवल एक वर्ड, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, इज नॉट अ
मल्टीपल ऑफ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। बस इतना अपन को लिखना है और अपना काम हो गया। क्लियर है ये? बिल्कुल सर। अब देखो डी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, डी डैश हम निकालेंगे। डी डैश कह रहा है इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, अब यहां पे डिविजिबल आपको उल्टा करना है, मतलब डिविजिबिलिटी नहीं चाहिए, तो आप लिखोगे डी डैश इज सच दैट एक्स इज नॉट डिविजिबल। अब यहां पे आप चाहें तो 2 एंड 3 लिख दें, या फिर थोड़ा सा सेंसिबल बिहेव करते हुए मैं लिख रहा हूं यहां पे डिविजिबल बाय 6। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि 2 एंड 3 से अगर कोई डिविजिबल हो जाएगी तो बेसिकली वो 6 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। और अगर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो बेसिकली वो 6 से डिविजिबल नहीं है। एंड बोल रहा है, और नहीं बोल रहा है। अंग्रेजी वाला एंड है, अंग्रेजी वाला और नहीं है यहां पे, क्योंकि एंड का मतलब होता है दोनों पार्टीज खुश होनी चाहिए, 2 भी और 3 भी। चलिए, ई इज, अब लिखा है एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर से भैया यहां पे आपको परफेक्ट क्यूब नहीं चाहिए, तो ई डैश यानी उसका आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको वो नहीं चाहिए, तो आप लिखोगे एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इज दिस क्लियर जी? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर, आराम से हो गया। यहां पे आपने लिख दिया कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब होगा तो भी चलेगा। चलिए, तो ही चलेगा, मतलब अगर आप कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जहां पे आपको समझ में आता है क्या हो रहा है, जहां पे परिभाषा देना आसान है, वहां पे आप लिखोगे भैया कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वहां पे आप डिफाइन कर दोगे प्रॉपरली, अन्यथा नॉट लिख के भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये मत करना कि इसमें लिख दो कि x इज सच दैट x इज नॉट x प्लस 5 इक्वल टू 8, ऐसा नहीं लिखना आपको। ठीक है, इस केस में आप क्या करोगे, पहले इस रोस्टर फॉर्म, पहले इसको आप कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म में, तो आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, उसके बाद आपका काम फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे पहले वाले को। देखो, अब इसका रोस्टर फॉर्म निकाले पहले भैया, उसके बाद तो आगे कार्रवाई होगी। तो जब इसका रोस्टर फॉर्म निकालेंगे, इसमें आएगा कि भैया सॉल्व करने पर आएगा अपना x इक्वल टू 3। कितना आएगा भैया? x इक्वल टू 3 आएगा। इन दैट केस जो मेरा f है, इसका रोस्टर फॉर्म में सेट कैसा बनेगा? इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बनेगा केवल इतना सा, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि यही इकलौती वैल्यू है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सवाल यह है कि इसका हमें निकालना है भैया कॉम्प्लीमेंट, तो f डैश इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फैमिली। एक बात तो ये, और ये मैंने क्यों बंदिश लगा दी, क्योंकि देखो मेरा जो आगे की कंडीशन है वो बहुत ही ओपन है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। क्या लिखा मैंने? x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अब अगर 3 के बराबर नहीं होगा तो वो 3.1 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, कहो हाँ या ना। इसीलिए यहां पे, क्योंकि मुझे उसको केवल नेचुरल नंबर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट रखना है, मैंने पहले ये बोल दिया कि x नेचुरल नंबर होगा, उसके बाद बता दिया कि 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि वो 3 के बराबर हो गया तो वो f बन जाएगा, और अगर f कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब f के अलावा सब कुछ चाहिए, तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू 3। इसमें सारे के सारे कवर हो गए। क्लियर है ये मामला? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जी डैश में क्या होगा, कह रहा है x इज मोर देन इक्वल टू 7। अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब उल्टा, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फैमिली, कॉमा x इज कह रहा लेस देन 7। इज दिस क्लियर? आपके केस में 7 से ज्यादा चाहिए थे आपको, या 7 के बराबर भी चलेंगे। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका उल्टा निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया आप लेस देन 7 कर लो, ठीक है, पर नेचुरल नंबर फैमिली का पार्ट होना चाहिए। तो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, क्यों? अगर आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म की जगह रोस्टर फॉर्म लिखना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादा वैल्यूज नहीं है जो कि इस कंडीशन में फुलफिल हो पाएंगी। ये 6 वैल्यूज हैं बस, ये सारी वैल्यूज 7 से छोटी हैं, और 7 से छोटी लेकिन किसकी पार्ट है? नेचुरल नंबर फैमिली का पार्ट है। इज दिस क्लियर? जी सर। अब h देख लो, पहले कह रहा है 3x - 1 इज लेस देन 14,
देखो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ताकि मुझे h समझ में आए, और फिर जब h समझ में आएगा तब तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। प्रोसेस समझ रहे हो? पहले h निकालो इन द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात करो। डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट निकालने की बातें करोगे गलती हो जाएगी। अब यहां देखो आपको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 15, x इज लेस देन 5। तो यहां पे x इज लेस देन 5 ये हमारा क्या है? ये हमारा h है। तो इसी h को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भैया h वुड बी इक्वल टू कितना? लेस देन 5 यानी 1 2 3 4। इसके अलावा कुछ और आएगा क्या? इसके अलावा एनी नंबर विच इज नेचुरल बट लेस देन 5 है क्या? सर नेचुरल शुरू होते हैं 1 से, तो यहां पे 1 2 3 4 आ गया, उसके बाद 5 से छोटा ही चाहिए आपको। अब इसका अगर मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर फैमिली को बिलोंग करता है, इट इज वेरी वास्ट, तो इसलिए मैं यहां पे ऐसे तो नहीं लिख सकता रोस्टर फॉर्म में, मुझे यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा कि वो नेचुरल नंबर फैमिली का पार्ट है, और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन में यहां पे बोलूंगा कि वो नंबर बड़ा है या बराबर है 5 के, क्योंकि 5 से जो छोटे हैं वो हमारे ओरिजिनल सेट का पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट में उससे बड़े आ जाएंगे, या 5 के बराबर भी आएगा तो भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। सर इजीली हो गया। स्क्रीन की सफाई यहां पे देखिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि लेट यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं यहां पे किसी प्लेन में। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन दैट प्लेन विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, तब आपको बताना है व्हाट इज ए डैश। ए डैश का मतलब है इनमें से कौन सा ए का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिसका कह रहा है एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या इस डायग्राम का आपके सवाल से कुछ रिलेवेंस है? तो एज फार एज आई कैन सी ये डायग्राम बेसिकली 7वें वाले सवाल में ज्यादा काम का है, तो 6वें वाले में इसकी कुछ खास उपयोगिता नहीं है। तो आप चाहें तो 6वें सवाल में इस डायग्राम को आप कर सकते हैं इग्नोर बढ़िया से एकदम। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर दूं चलो कि सर इसको गायब ही कर दो, तो देखो भैया गायब करने में थोड़ा समय लगेगा, पर आपके लिए ये जरूरी है कि ये डायग्राम को आप ध्यान न दें। ठीक है, ये बेसिकली नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है ना, चलो हमने आपके लिए इसको गायब कर ही दिया। ये लो टिंग 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 टिंग। सर क्या टाइम पास कर रहे हो? बस बेटा यही कर करके तो जीवन निकाला है अपन ने। ठीक है ना, चलो ये अपन ने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया एकदम बढ़िया से। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये भी, और ये भी। चलिए सब हट गया। अब यहाँ देखो सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है यहाँ पे कि भैया मोरे आपको कहा गया है कि यूनिवर्सल सेट में सारे ट्राइंगल्स हैं। यूनिवर्सल सेट हैज व्हाट? यूनिवर्सल सेट हैज ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या है? सारे ट्राइंगल्स हैं। आपको बोला है सेट ए में कौन से ट्राइंगल्स हैं? सेट ए में वो ट्राइंगल्स हैं। सेट ए में कौन है? सेट ए में वो ट्राइंगल हैं जिनका एटलीस्ट यानी कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से अलग है। जिनका एटलीस्ट एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब ये समझना ट्राइंगल में गिन के कितने एंगल होते हैं? सर 3। ठीक है, अब अगर एक एंगल 60 से अलग है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिख दिया, ज्यादा नहीं, मैंने एक को लिख दिया भैया ये है मान लो 50 डिग्री। ठीक है, तो बाकी दोनों एंगल 60 के कितने आसपास हो सकते हैं? सर एक को अलग होना ही पड़ेगा ताकि हम बैलेंस कर सकें, तो एक हो जाएगा 70 डिग्री और तीसरा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। ऐसे कितने केस बन सकते हैं? ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं जिसमें एक ट्राइंगल 60 डिग्री के बराबर ना हो। एटलीस्ट वन बोला, मतलब कम से कम एक तो 60 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अब इसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आप ए डैश निकालोगे तो देखो ये तो पक्का है कि वो होंगे तो ट्राइंगल। ठीक है, कि वो होंगे तो ट्राइंगल। ठीक है,
अब कह रहा है इसका आपको निकालना है रिवर्स, इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो भैया ओरिजिनल वाले में आपने कहा था 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये जो 1 एंगल डिफरेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा कि 1 एंगल, कि भैया 1 एंगल इज उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंट, ठीक है, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यही होगा उल्टा। मतलब 1 एंगल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का मतलब है कि वो 60 डिग्री से डिफरेंट, 60 डिग्री से अलग नहीं होगा। मतलब ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री होगा ही होगा। अब अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 60 हो गया, ठीक है, पक्का, तो बाकी दोनों की बात क्या होगी सर, बाकी दोनों अगर 60 के अलावा कुछ हुए तो वो तो इसी केस में आ जाएंगे, है कि नहीं। 70-50 हो गए या मान लो 80-40 हो गए तो वो तो इसी केस में आ जाएंगे ए में, पर हमें तो ए डैश चाहिए। तो इसका मतलब बाकी दोनों एंगल्स को भी 60 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। देखो ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। आपने कहा कम से कम एक एंगल को 60 से जुदा होना ही चाहिए। आपने क्या कहा, आपने कहा कम से कम एक एंगल को 60 से जुदा, 60 से अलग होना ही चाहिए। तो जब आप ए डैश की बात करोगे आप बोलोगे कि भैया ठीक है, आप एक एंगल की बात कर रहे थे, हम एक की भी बात नहीं करेंगे, मतलब 1 एंगल भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। विच मीन्स कि कोई भी एंगल इस ट्राइंगल का 60 डिग्री के अलावा नहीं होगा। तो आप यहां पे लिखोगे ट्राइंगल्स, या फिर ए डैश बेसिकली आपका डिफाइन करेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल जिसमें नॉट इवन 1 एंगल। देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है सर, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना। क्या होता है भैया, कम से कम एक एंगल तो होना चाहिए, क्या, 60 से अलग। जब आप इसका रिवर्स निकाल रहे हैं तो आपको ये एक एंगल की भी छूट नहीं देनी है कि कोई भी एंगल 60 से अलग नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में तीनों एंगल हो जाएंगे 60 के बराबर और आपका जवाब होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इज दिस क्लियर? जी सर। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब क्या बोल रहा है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट्स। चलिए डायग्राम भैया आ जाओ यहाँ पे। चलिए चित्र यहाँ पे आ चुका है। अब हमने तो बुलाया है, बेसिकली आया नहीं है, बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है इसको। यहाँ पे अब आपको करना है वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके दिए हुए सवालों का जवाब देना है। ए यूनियन बी, अर्थात वो वाले एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं जो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे ए में दिख रहे हैं 2, 4, 1 और 7, ठीक है, क्योंकि ये चारों जो ए का अपन ने सर्कल गोला बनाया है उसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमने भैया लिखा यहाँ पे किस किस को, हमने लिखा यहाँ पे 1, 2, 4 और 7 को, ठीक है। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। अब इसके बाद यूनियन में बी भी आएगा, तो उसमें वो वाले आएंगे जो कि बी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो कौन से हैं, तो सर वो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो ये हो गया भैया 3 और ये 1 और ये 7 और एक 8 और एक 0। जो पहले ही लिखे जा चुके हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें से 4 और 1 और 7 पहले लिखे जा चुके हैं, तो आप केवल 3, 8 और 0 को इस लिस्ट में शामिल करेंगे। हालांकि बी के गोले में 5 है, लेकिन फिर भी हम शामिल केवल 3 को ही कर रहे हैं क्योंकि बाकी दो पहले ही ए के गोले में शामिल हो चुके हैं। तो डबल काउंटिंग ना हो इसीलिए हमने यहां पे उन तीनों को ही लिखा। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो आपसे कह रहा है कि भैया आप बता दो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के बीच में कॉमन कौन कौन सा है। तो वो है 1 and 7। इज दिस क्लियर? जी सर। ए माइनस बी, वो वाले एलिमेंट जो कि ए का ही पार्ट होने चाहिए, उनकी बी से कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में आप लिखोगे 2 और 4, ठीक है। वैसे ए में 4 थे, 2, 1, 2, 4, 7, ये चारों ए का पार्ट है, लेकिन ए माइनस बी का मतलब है वो वाले एलिमेंट्स आप नहीं लेंगे जो कि बी के पास भी हैं। तो 1 और 7 को यहाँ पे इसीलिए हटा दिया गया
क्योंकि वो अकेले ए के नहीं है, उनको वो बी के साथ शेयर कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। इसमें 1 और 7 जो है वो दोनों इंटरसेक्शन वाले हैं। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब ये दोनों नहीं चाहिए, तो आप यहां पे शुरू करोगे 2 4, उस तरफ 3 0 8, और नीचे देखो 5 6 9। लेकिन सर ये जो 5 6 और 9 आपने लिखा है ये तो दोनों सेट का पार्ट नहीं है। देखिए अब यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है भैया कि जब आप इंटरसेक्शन के बाद आप बात कर रहे हो किसकी, कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट डील करता है डायरेक्टली आपके किससे, डायरेक्टली डील करता है आपके पूरे यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट का जो भी पार्ट होंगे उन सबको यहां पे शामिल किया जाएगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सारे ये आएंगे, 5 6 9 भी आएंगे, और हमारा आंसर यहाँ पे हमको दिख जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी, गुड टू गो। डांस वांस भी कर लिया अपन थोड़ा बहुत सर ने, देख रहे हो, मतलब टाइम पास करने की हद होती है जीवन में, है कि नहीं? चलो ये क्लियर है अपना। जी सर, अरे तुम कैसे चेंज हो गए भैया, कहाँ थे अपन दद्दा? यहाँ पे थे ना अपन। हाँ, तो आंसर क्या आएगा अपना? आंसर आएगा सर 2 2 3 4 0 8 5 6 9, इन सबको शामिल किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ड्रॉ सुटेबल वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे ड्रॉइंग करनी है, आपको वो आइडियल केस बताना है जिसमें यहाँ पे आप वेन डायग्राम बना के शो करेंगी। जैसे पहला वाला देखिए, तो देखो ये तो हो गया अपना यूनिवर्सल सेट की बाउंड्री, ठीक है, ये अपन ने खींच दी कि भैया आप हो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब आपको चाहिए 2, तो ए और बी चाहिए आपको, तो बी अपन ने ऐसे बना दिया, ये हो गया ए, इधर आ गया बी, और मैंने भैया इसको मोटा इसलिए कर दिया क्योंकि ये देखो अब ये ए और बी हो गए, ठीक है, ये बी और ये ए, तो दोनों के बीच में है, जहां पे लाल और पीला दोनों कलर दिख रहे हैं वो आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब आपको कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई मुझसे पूछता कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो मैं ए और बी के बीच का ये पूरा मामला उनको दर्शा देता कि देखो ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है ना। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर, ये ए यूनियन बी है, दोनों की मिली जुली सरकार। चलिए ठीक है, अब मुझसे बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये आपको नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए पूरे में से, तो आप ये वाला हिस्सा नहीं कंसिडर करोगे, बाकी पूरे का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आप कंसिडर नहीं करोगे, किंतु बाकी पूरे को बिल्कुल कंसिडर करोगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो भैया कुछ ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, इधर से लेकर, मतलब पूरी जनता आपको घेरनी है, केवल वो जो ए और बी मिला के जहां पे रह रहे हैं वो हिस्सा आप शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब इसमें शेडिंग करना जरूरी है भैया, वरना टीचर को समझ में कैसे आएगा कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके बताना चाहा कि ये पूरा जो इलाका है, देख रहे हो, मतलब मजनू भाई है मेरी इंस्पिरेशन डिजाइन के। चलिए ऐसा कुछ होगा, ये पूरा इलाके को हम मानेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ना ए शामिल है ना बी शामिल है, बाकी पूरा, ठीक है। क्लियर है? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा देख लो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस केस में क्या होगा सर? आपने ये तो बनाना ही है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब की बार पेन थोड़ा और मोटा कर दिया है, ये अपन ने बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब हम बनाएंगे इसमें ए और बी, तो ये आ गया अपना
भैया पेन मोटे हो जाओ बढ़िया से एकदम, खाते पीते घर के। तो ये आ गया अपना ए, ठीक है, क्लियर है ये? बिल्कुल सर। ये आ गया बी, यहां लिख देते हैं बी, यहां लिख देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं ए। अब आप कह रहे हैं इंटरसेक्शन, मतलब बेसिकली ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, क्लियर है ये जी। अब आप कह रहे हैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, बाकी पूरा चलेगा। तो भैया ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी पूरे हिस्से को शेडिंग कर दो। देखो कुछ इस प्रकार लपेटे में आ जाएंगे सब कुछ, बस बचेगा क्या? बचेगा बस बीच वाला हिस्सा जिसको आप लपेटे में नहीं लोगे, तो बीच वाले हिस्से को छोड़ दिया। कुछ इस प्रकार पूरा मामला बनेगा यहाँ पे, ठीक है? ये क्लियर है, गुड टू गो है? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए, ये अपन ने यहाँ से ले लिया, ये इधर पे खींच लिया, ये इधर पे आ गया, और ये लास्ट वाला इधर पे आ गया, ठीक है ना बेटा? बस बीच वाला हिस्सा जो कि ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा था वो हमारी शेडिंग का पार्ट नहीं होगा, बाकी पूरा यहाँ पे शामिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए डैश यूनियन बी डैश। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला हो गया, ठीक है? तो पहले तो अपन बना लें ए और बी वाला पूरा मामला, उसके बाद तो आगे की चर्चा होगी, ठीक है? ये हो गया अपना पहले, ये अपन ने बना लिया अपना प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड बन गया, तो अब बताओ खेल क्या है? सर खेल है ए और बी का, तो ये बताया, बनाया अपन ने ए, ठीक है, और ये बनाया अपन ने यहाँ पे बी। चलिए अब जनाब कह रहे हैं ए डैश, तो मैं ए डैश को मान लो अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ब्लू कलर से कर देता हूं ए डैश को रिप्रेजेंट, ठीक है? तो ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए को आप नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो जब आप ए को नहीं लेंगे तो बाकी पूरा मामला तो सही चलेगा। तो ये हो जाएगा अपना ए डैश का पूरा इलाका, देख रहे हो ये पूरा ए डैश है। ए डैश मतलब आप ए को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जरा भी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? ए के बाहर ही बाहर रहना है आपको, ओके? ये अभी मैं पहले केवल ए डैश को हाईलाइट कर रहा हूं भैया, अभी ए डैश और फिर निकालूंगा बी डैश, उसके बाद दोनों के इंटरसेक्शन की बात होगी भैया, उसके पहले होना तो असंभव है, ठीक है ना? तो इंटरसेक्शन की बात कब होगी? जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। काम करते नीचे से बक्सा थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना? क्यों इतनी मेहनत करें, क्या ही मजा आएगा इतनी मेहनत करके, है कि नहीं? तो बक्सा अपन नीचे से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा स्पेस है। चलिए ये हो गया मामला क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर। चलिए ये हमने यहाँ पे बक्से को सही रूप देने का पूरा प्रयास कर लिया है। चलो अब यहाँ देखो, अब आपसे कहा है कि ए डैश तो ठीक है, जरा बी डैश की भी बात कर लो। तो चलिए बी डैश को मैं हाईलाइट कैसे करूंगा? बी डैश को हम इससे कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। बी डैश का मतलब होगा बी को छोड़ के बाकी पूरा। तो जब आप बी को छोड़ के बाकी पूरा करोगे तो देखो यहाँ पे ये शामिल हो जाएगा, बिल्कुल सर। इसके ऊपर भी अगर आप एक पट्टी बनाना चाहो तो ये भी शामिल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने कहा इधर से बी नहीं चाहिए, तो बी के अलावा वाला इलाका, देखो मैंने बी को शेड नहीं किया है, मैंने इसमें ए को लपेटे में ले लूंगा मैं, लेकिन मैं बी को नहीं लूंगा लपेटे में, ठीक है ना? ये फर्क समझना दोनों में। उसमें आपने बी को ले लिया, ए को नहीं लिया, इसमें आप ए को ले लेंगे, बी को नहीं लेंगे, ठीक है? अब ये भी हो गया ए पूरा, ठीक है? और अरे भैया बी नहीं चाहिए, बी को काहे छेड़ रहे हो, ये सारी शक्तिमान। चलिए इधर पे भी हमने बना दिया, बी नहीं चाहिए, इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा हमें क्योंकि हम बी के अंदर घुस गए हैं यहाँ से। तो हल्की सी भी अगर आपने सीमा रेखा लांगी भैया तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये आ गया अपना बी, यहाँ पे बी नहीं चाहिए, बी डैश बोला मतलब बी नहीं चाहिए भैया, ध्यान रखिएगा वरना गलती गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। चलिए ये आ गया अपना बी, उसके बाद ये पूरा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी है ही नहीं, ए के साथ ही, जैसे ए यहाँ पे नहीं है वैसे बी भी नहीं है यहाँ पे, तो ये रहा अपना, और नीचे से, ठीक है? अब इन दोनों का बोला गया है इंटरसेक्शन, यानी जो दोनों के पास कॉमन हो। तो जो दोनों के पास कॉमन होगा वहां पे दोनों कलर की लव होंगी, डंडियां होंगी, सॉरी, है ना? तो यहां पे अगर मैं देखूं तो जो बीच वाला इलाका है, ठीक है, जिसमें खाली ए के सर्कल के अंदर जो है
ए के सर्कल के अंदर आपको दिख रही है यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे दिख रही है भैया कुछ ऐसी लकीरें जो कि केवल ए के पास हैं, बी के पास नहीं। अब देखो यहाँ पे इरेजर ही गायब हो गया अपना, इरेजर भैया वापस आ जाए। तो ये जो लकीरें थी इनको मैं अभी दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। जो केवल और केवल ए के अंदर है वो नहीं आएंगी, और कुछ ऐसी लकीरें जो केवल और केवल बी के अंदर है वो भी नहीं आएंगी, ठीक है भैया। बी के अंदर नहीं आना है तो बी के अंदर वाली एक ये है, इसको भी अपन ने उड़ा दिया। लेकिन हाँ, जो इनका आधा पैर अंदर था आधा बाहर था वो तो हम ड्रॉ करेंगे ही, ठीक है ना। कौन सा था आधा पैर अंदर, जैसे यहाँ पे थी अपनी जो भी थी, जैसे यहाँ पे आएंगी ब्लू वाली, यहाँ पे ये बना दी अपन ने, ये बना दिया अपन ने, ये बना दिया, ये बना दी, ठीक है। इधर पे भी एक अपन यहाँ पे पिंक वाली खींच देते हैं भैया, कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। और जो ब्लू वाली थी भैया ब्लू कलर की, वो कहाँ कहाँ पे आएंगी, इधर पे, इधर पे, इधर पे। तो बेसिकली इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ए और बी का दोनों का जो हिस्सा है उसको काउंट नहीं करोगे, उसके अलावा बाकी सबको अपने पूरे लपेटे में ले लोगे, ठीक है। क्लियर है, मेहनत लगी है आई नो, बट लेकिन दिस इज वर्थ इट, इससे आपको काफी चीज समझ में आएंगी। अब यहां देखो ये कह रहा है कि ए डैश और बी डैश का यूनियन, मतलब आप दोनों को शामिल करेंगे, ए डैश और बी डैश का यूनियन बोल रहा है आपसे, ठीक है। अब अगर मैं वापस जाऊं हमारे जो हमने बनाया था उसी पे, ठीक है, ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी पूरा, बी डैश मतलब बी को छोड़ के बाकी पूरा। अब आप कह रहे हैं उसका यूनियन, ठीक है ना। तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट, आप कैसे निकालते हो यूनियन, तो सर यूनियन में होता है बेसिकली यही कि हम ए डैश हमने निकाला था जिसमें बी आया था, ठीक है, मतलब पूरा यूनिवर्स माइनस ए, ठीक है। बी डैश में पूरा यूनिवर्स माइनस बी। अब आपको इन दोनों का यूनियन लेना है तो बेसिकली आप क्या करोगे, जो इंडिविजुअल थे उनको भी शामिल करोगे। तो इन दिस केस बेसिकली होगा कुछ भी नहीं, सभी कुछ शेड हो जाएगा और आपका जवाब पता है क्या आएगा, आपका जवाब आएगा पूरा का पूरा यूनिवर्स। पूछो काहे, काहे गुरुजी, काहे कि जब आपने ए डैश का छोड़ दिया, ए डैश को ले लिया कंसिडरेशन में, तो आपने पूरा यूनिवर्स ले लिया इंक्लूडिंग बी, तो वहां पे बी शामिल हो गया, ठीक है। जब आपने बी डैश लिया तो वहां पे ए शामिल हो गया, ठीक है। और जब आपने दोनों का यूनियन लिया तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो एटलीस्ट एक बार तो काउंट होगा ही। तो इस केस में अगर हम देखेंगे ऐसे तो भैया इस केस में देखो ये हो गया अपना कौन सा वाला पार्ट, सर इसको हम कह सकते हैं ये हमारा है बी डैश, ठीक है ना। इसको अपन बी डैश का नाम अगर दे दे तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये बी डैश का नाम इसको आपने दे दिया। उसको अगर आपने ए डैश बोल दिया तो उसमें वो वाला हिस्सा आ जाएगा, पर कुल मिला के मामला पूरा कवर हो जाएगा, आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं बी डैश निकालूं, देखो यहां पे, तो बी डैश में क्या क्या आएगा, तो सर बी डैश में आप देखोगे बी नहीं आना चाहिए, सॉरी ए डैश अगर मैं निकालूंगा तो ए नहीं आना चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा। कुछ बच रहा है क्या, देखो शेडिंग के हिसाब से। अब देखो ये तो आपको शेडिंग करके ही समझ में आता है कि कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे मेरे हिसाब से, अगर पर्पल इज यूज्ड फॉर ए डैश, ठीक है, एंड ब्लू इज यूज्ड फॉर बी डैश, अगर आप दोनों का यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो आई थिंक बीच में जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, केवल उतना ही बच रहा है जो कि दोनों का पार्ट नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो आई थिंक जो इंटरसेक्शन है केवल वही बच रहा है यहां पे, तो वो नहीं होगा शेड में, बाकी पूरा शेडेड यहां पे आ जाएगा। अगर हमें ए डैश और बी डैश का आपको क्या बोल दिया जाए, यूनियन बोल दिया जाए। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो जैसा हम देख पा रहे हैं बीच का जो इलाका है वो किसी के उसमें नहीं आ पा रहा है ना, क्योंकि जब आपने ए डैश निकाला तो आपने ए को छोड़ के बाकी पूरा शेड कर दिया, तो उसमें बी भी शेड हो गया, ठीक है। और जब आपने बी डैश निकाला तो उसमें बी को छोड़ के बाकी पूरा शेड हो गया, जैसा कि आपको दिख रहा है। केवल बीच का इलाका है जो ए यूनियन बी का, वो शेड नहीं हो पाया, तो उसको हम छोड़ देंगे। चलो, तो इसका जवाब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। क्या होगा भैया उसका आंसर? उसका आंसर होगा सर यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है।
और इधर पे हो जाएगा बेसिकली यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये यूनिवर्स है, यहाँ पे यू लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन वाला यू है और ये यूनिवर्सल सेट वाला यू है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए अब 9th क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि इफ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जयपुर एंड बी इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इन जोधपुर, फाइंड द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा हमारे रोस्टर फॉर्म में ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। तो देखो सेट ए में कौन कौन आएगा, तो सेट ए में आ जाएंगे अपने भैया जयपुर के शब्द, तो जे कॉमा ए, अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं ताकि इजीली चीजें देखने में आ जाए, तो शुरू होगा भैया ए से, है ना, तो ए से शुरू करेंगे अपन। अब ए, उसके बाद फिर बी नहीं आएगा, सी डी ई आई, ठीक है, आई जे, उसके बाद के नहीं है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। चलिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैं सेट बी को भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो सेट बी जो होगा अपना उसमें कौन कौन आ जाएगा, तो सर उसमें है जोधपुर, तो शुरू होगा वो डी से, डी, उसके बाद फिर आ जाएगा अपना ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, तो एच जे के, उसके बाद फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एस, अच्छा ओ भी तो है, तो भाई जे के बाद अपन एक काम करते हैं, ओ को मेंशन कर देते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है कि नहीं, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए सारे। चलो डी एच जे ओ पी आर यू, ठीक है, चलो हो गए। ए यूनियन बी का मतलब है जो दोनों के पास होने चाहिए और बेसिकली पूरा मामला कवर हो जाना चाहिए। तो इस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो सर आप शुरू करोगे ए, उधर पे है देखो डी, ठीक है, उसके बाद फिर है अपना एच, फिर है आई, ठीक है, जे दोनों के पास है तो जे लिख दिया, उसके बाद फिर के किसी के पास नहीं है, ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा पी आर और यू, ये तीनों के पास है ना, तो ए डी एच आई, उसके बाद फिर आपने जे ओ पी आर यू, ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ए डी एच आई, ठीक है, ए डी एच आई और क्या था फिर जे, ठीक है, उसके बाद जे के बाद ओ और फिर पी आर यू, कुछ कॉमन है उनको हम यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो अलग हैं उनको हमने अलग लिख दिया। तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। यूनियन में जो कॉमन होंगे वो आ जाएंगे, दोनों के पास ए आई जे, सबसे पहले एच भी नहीं है, जे दिख रहा है एक मेरे को, और एक दिख रहा है पी, एक दिख रहा है आर और एक दिख रहा है यू, ठीक है ना, तो लिखा मैंने जे पी आर यू, 4 है अपने पास, है ना। तो इसके हिसाब से यहां पे आप देखोगे तो 4 ऐसे होंगे। अब देखो a माइनस बी मतलब ए वाले वो जो बी के पास नहीं है, तो ए वाले वो जो बी के पास नहीं है, मतलब यहां देखो कितने ए वाले वो, तो सर एक तो ए हो गया, आई हो गया, जे दोनों के पास है, पी आर यू दोनों के पास है, तो केवल ए और आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। इसके बाद बी माइनस है मतलब बी वाले वो जो कि ए के पास नहीं है, तो डी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, ये 3 तो हो गए, डी एच ओ, उसके बाद फिर आपका पी आर यू दोनों के पास है तो वो भी हट जाएगा, ठीक है ना, तो ये 3 ही होंगे जो कि इसके पास भी नहीं है। चलो अब यहां देखो आपको रिजल्ट वेरीफाई करने हैं, तो देखो एन ए यूनियन बी कितना आ रहा है, ऊपर से गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, चलिए ये आया 9। एन ए अगर हम देखेंगे तो 6, एन बी अगर हम देखेंगे तो 7, ठीक है, और एन ए यूनियन बी देखेंगे हम तो वो है 4। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, हेंस वेरीफाइड होगा ये, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में ए माइनस बी,
a माइनस बी में हमारा आंसर आया 2। इनका देख लेते हैं एन ए में कितने, तो सर एन ए में है अगर हम देखें तो 6 माइनस 4, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ए यूनियन बी की मैं बात करूं तो उसमें है 9 माइनस होंगे 7, तो उसमें भी आएगा 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS यहां पे भी हो रहा है। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर सेट 10 बोल रहा है इफ यूनिवर्सल सेट इज ऑल डिजिट्स इन अ डेसिमल सिस्टम। भैया ऑल डिजिट्स मतलब सर यहां पे आप देखोगे यूनिवर्सल सेट जो है अपना वो डिफाइन होगा किससे, तो सर वो डिफाइन होगा 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज से। ठीक है ना, 8 9 सब हो जाएगा। ठीक है, ए है कि प्राइम नंबर हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख दो ए प्राइम नंबर, यानी 2 3 5 7। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए वो शामिल नहीं होगा। देखो 1 नहीं शामिल होगा, 0 नहीं शामिल होगा। ठीक है ना, इन दोनों का हम प्राइम और कंपोजिट दोनों की कैटेगरी में नहीं रखते। 2 3 5, उसके बाद 4 नहीं, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 और 9 नहीं है। ठीक है, चलिए बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 9। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 और साथ में यहां पे हो जाएगा अपने 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। बाकी सारे में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्या ये वेरिफिकेशन हो पाएगा? हाँ जी सर, देखो ए यूनियन मतलब ए का यूनियन करना है किससे? ए डैश से। तो बेसिकली आप कॉम्प्लीमेंट और ओरिजिनल को जोड़ेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ए डैश का मतलब ही होता है यूनियन, यूनिवर्सल सेट माफ कीजिएगा, सॉरी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब जब आप उसमें यूनियन कर दे रहे हैं तो बेसिकली आप इसमें ए को भी जोड़ दे रहे हैं। तो ए यूनियन ए डैश मतलब हो जाएगा कि जो आपने ये माइनस किया है वो आपने और जोड़ दिया, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा? माइनस प्लस कैंसिल होकर बेसिकली क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, है कि नहीं? आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो कि ए आपके पास लिखा हुआ है, आपने ए डैश लिखा, तो ए डैश में कौन सा आएगा? तो 0 1 2 1 2 नहीं आएगा क्योंकि भैया 2 वहां पे लिख दिया, 2 और 3 नहीं आएंगे। तो 0 1 4 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 और 9। तो और इसका जब हम यूनियन निकालेंगे ए यूनियन ए डैश मतलब हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर ए यूनियन ए डैश हैज टू बी इक्वल टू योर यूनिवर्सल सेट। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। सर आपने तो पूरा ही गायब कर दिया, ये देखो। चलिए सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है इसका? सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब भैया देखो ए डैश का मतलब ही होता है कि जो ए के पास नहीं है वो। तो यूनियन का मतलब समझ में आता है, पर इंटरसेक्शन में क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आप लिखोगे एम्प्टी सेट दैट इज 5। चेक कर लो क्या कुछ कॉमन है? नहीं है सर। चलिए a माइनस बी, इनके हिसाब से a माइनस बी वुड बी a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन b डैश। तो देखो a माइनस बी मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे वो हट जाएंगे। कोई है ऐसा? नहीं है। तो इनके हिसाब से a माइनस बी आएगा 5 और a इंटरसेक्शन b डैश, तो पहले b डैश निकालना पड़ेगा। b डैश में आएगा अगर आप देखोगे तो 2 3 और कौन सा आएगा सर? 0 भी तो आएगा। तो 0 1 2 3 नहीं, b डैश बोला तो 1 नहीं आएगा, तो 0 2 3, उसके बाद आएगा यहाँ पे 5, उसके बाद आ जाएगा 6, फिर 7, फिर 8 और 9 नहीं आएगा। तो अब आप कह रहे हैं जब हमने निकाला a माइनस बी मतलब बेसिकली
बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो तो हमने निकाल लिया। तो ए माइनस बी मतलब क्या क्या होगा, अच्छा सॉरी ए माइनस बी बोला था मैं, ए इंटरसेक्शन बी दिमाग में लेके चल रहा था। तो ए माइनस बी मतलब वो सारे जो कि ए का पार्ट है पर बी का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली ये तो पूरा ही ए हो गया, ये सारे ए का पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन 2 3 5 7, ठीक है। फिर से एक बार, a माइनस बी का मतलब होता है वो वाले एलिमेंट जो कि a का पार्ट है लेकिन b का पार्ट नहीं होने चाहिए। तो मैंने चेक किया तो 2 3 5 7 जो ओरिजिनली a का पार्ट थे उसमें से कोई भी b के पास नहीं है, तो हमने सारे के सारे लिख दिए। और जब हमने b डैश निकाल के उसका यूनियन निकाला, उसका इंटरसेक्शन निकाला सॉरी, तो हमें मिले 2 3 5 7 जो दोनों में कॉमन थे। आपको दिख भी रहे होंगे सामने स्क्रीन पे कि 2 इसके पास भी है, इनके पास भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है ना। तो कॉमन वाले हमने लिख दिए क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पूछा था। चलिए हमने स्क्रीन कर दिए क्लियर, और अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे जिसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं अपन, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। चलिए, तो अगर मैं आपको यहां पे याद दिलाऊं तो आपका जो ए था सेट उसमें कौन कौन था भैया, सर उसमें शामिल थे हमारे प्राइम नंबर्स, तो हो गए वो 2 3 5 और 7। बी में क्या था, तो सर बी में यहां पे लिखा था परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें आया था 1 4 और 9। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कुछ कॉमन है ही नहीं, आपको दिख ही रहा है। पर अगर कोई मुझसे इसका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा तो उस केस में जवाब होगा पूरा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट निकालते समय वो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट का रूप दे देगा कि भैया कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं का अपोजिट क्या होगा, सब कुछ, ठीक वैसे कुछ यहां पे मामला है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। अब वहां देखो ए डैश में क्या क्या शामिल होगा, तो सर ए डैश में शामिल होगा 0 1, ठीक है, उसके बाद फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 9, ये हो गया ए डैश, ठीक है। अब जरा बी डैश देख लो क्या क्या होगा, तो उसमें आएगा 0, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 5 6, उसके बाद 7 8, ठीक है। अब आपको बोल रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, तो जो कॉमन है वो एक बार और जो स्वतंत्र स्वच्छंद है वो जितनी बार आएंगे उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 आ गया, 4 आ गया ऊपर से, 5 नीचे है, 6 दोनों के पास है तो एक बार लिखा आपने, 7 8 दोनों के पास है तो एक बार लिखा आपने, और 9, ठीक है ना। ये सारे आपके हो गए ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश विच इज ऑल्सो योर यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे भी प्रूव हो गया कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। फिर से अब नेक्स्ट देख लो, पांचवा वाला कह रहा है ए यूनियन बी का डैश। अब आपने ए यूनियन बी निकाला है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं निकाला है तो निकाल के देखो। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो सर ए में है अपने प्राइम नंबर्स, तो 2 3 5 7, और बी में आ जाएंगे आपके 1 4 और ये 9, ठीक है ना। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ये कह रहे हैं उसका भी डैश, मतलब आपको इन दोनों के यूनियन से जो मिला वो नहीं चाहिए। तो देखो इसमें 0 नहीं है तो आपने 0 लिखा, 1 2 3 इसमें 4 है, आपने 4 नहीं लिखा यहां पे, ठीक है। उसके बाद 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, तो 0 6 8 आ गया। और ये कह रहे हैं ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होना चाहिए। तो अपना जो ए डैश आएगा वो आएगा, अगर आप देखोगे यहां पे तो लिखा ही हुआ अपने पास, बस वहीं से उठाना है। तो 0 1 4 6 7 नहीं आएगा ना, हाँ 7 नहीं आएगा, सॉरी, 0 1 4 6 8 9 है ना, यही होंगे ए डैश में, क्योंकि ए है प्राइम नंबर, तो जो नॉन प्राइम नंबर है वो आएंगे। तो 2 3 5 7 ये सब नहीं आए,
बाकी 0 1 2 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 नहीं आया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 8 9, ठीक है। और कह रहा है बी डैश, बी डैश में आपने 1 4 9 छोड़ के सारे, तो 0 फिर 1 फिर 2, उसके बाद फिर नहीं 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 नहीं आएगा, सॉरी, है ना। तो बी डैश मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो, तो 2 3 5, उसके बाद फिर 6 फिर 7 और फिर 8, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो मेरा जवाब होना चाहिए 0 6 8, वो जो दोनों के पास कॉमन है। तो एक 0 आ गया, एक 6 आ गया, एक 8 आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए डैश का डैश निकालो। तो पहले अगर मैं ए डैश निकालूं तो वो हो जाएगा 0 1 4 6 8 9। अब इसका भी डैश, ए डैश का डैश मतलब इनको छोड़ के बाकी सारे, तो इनको छोड़ के कौन से बचे, तो वो बचे भैया 2 3 5 7, ठीक है, इज इक्वल टू ए। तो ए डैश इसका डैश मतलब आप कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। देखो वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। मतलब जैसे अगर आपको बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो पहले किसका निकालना है, पहले वो जानकारी पता लगा लो। तो अगर आपने जैसे यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, वो लिख लिया, फिर उसका यूनियन निकाला, तो गलती होने के चांसेस कम है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि मैं ए इंटरसेक्शन बी का निकाल दूंगा कॉम्प्लीमेंट, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, रिस्क होगा उस केस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें आपके नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन या इक्वल टू 8 है। फिर ए बी दो सेट दिए, आपको इनका वेन डायग्राम भी बनाना है और साथ ही साथ आपको करना है इन सवालों का उत्तर यहाँ पे मार्क, मतलब बेसिकली लिख के बताना है क्या होगा उत्तर, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम की मैंने पृष्ठभूमि बना दी, ये आपका प्लेग्राउंड हो गया। इसमें दो हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ए की डेफिनेशन आपको दी गई है, तो इसमें वो नंबर्स आएंगे जो ए की डेफिनेशन को यहाँ पे फुलफिल करेंगे। अब देखो ए की डेफिनेशन क्या है, तो देखो पहली बात तो आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसको अगर मैं सही से लिखूं तो वो हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक के सारे नंबर्स, है ना। कह रहा है नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से स्टार्ट होंगे और बराबर या 8 से कम, तो ये सारे हो गए, ठीक है। अब ए जो है वो कह रहे हैं कि भैया जो एक्स स्क्वायर है वो 5 से बड़ा होगा और 50 से छोटा। अब पहला एक्स स्क्वायर जो आपको 5 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। देखो अब एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 1 से शुरू करें, 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 5 से छोटा है, नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जो हम रख सकते हैं वो है भैया 2, तो यहां पे आपने रखा 2 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा भैया 4, तो वो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर है वो 5 से बड़ा है, 50 से छोटा है, तो आप 3 को मेंशन करोगे, है ना। तो यहां लिखा मैंने 3, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, तो यहां लिखा मैंने 4। फिर 5 का स्क्वायर 25, तो यहां मैंने लिख दिया 5। 6 का स्क्वायर 36, तो वो यहां मैंने लिख दिया 6। 7 का स्क्वायर 49, तो वो यहां मैंने लिख दिया। ये 3 नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर, ये 5 नंबर है बेसिकली जिनका स्क्वायर 5 से बड़ा है और 50 से छोटा है। अब दूसरे तरफ जो हमें बी बोला है वो बोला है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया गोला, थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा, ये जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा बनेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा प्रोसेस करनी है। तो ये 3 नंबर्स हैं बी, इसमें आपको प्राइम नंबर लिखने, तो देखो 1 2 3, 2 है प्राइम, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, लिखा मतलब सर्कल के अंदर है। फिर उसके अलावा कोई और प्राइम दिख रहा है यहाँ पे, नहीं सर, तो 1 2, उधर पे 3 5 7, उधर पे 4 और 6, ऐसा कुछ आपका बनेगा यहाँ पे वेन डायग्राम ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो 2 को एक काम करो, यहां लिख दो 2। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बताइए ए डैश क्या होगा। ए डैश मतलब ए को छोड़ के सारे, तो जब आप ए को छोड़ के सारे भी बनाओगे, अच्छा इसमें देखो कुछ नंबर आए नहीं, जैसे 1 नहीं आया तो 1 आपने यहां लिख दिया, यूनिवर्स में तो है पर दोनों में से किसी का पार्ट नहीं, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 नहीं आया तो 8 भी मैंने यहां लिख दिया बाहर। अब आपको कह रहा है ए डैश, मतलब इनको किसको, ए को छोड़ के बाकी सारे, तो ए को छोड़ के बाकी सारे में आ रहा है 1 2 एंड 8, ठीक है। बी डैश मतलब बी को छोड़ के बाकी सारे, तो आपने लिखा यहां पे 4 या 1 से शुरू करेंगे हम, 1 4 6 एंड 8, ये सारे बी डैश हैं, ठीक है। ए माइनस बी, अब ए माइनस बी मतलब ए में से जो बी के पास है वो भी छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4,6, ठीक है। अब आपसे एक और चीज पूछ रहा है, इज ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश, तो मेरे पास ए लिखा हुआ है और मेरे पास बी डैश भी लिखा हुआ है, तो ए को मैंने एक और बार और लिख दिया, तो ए हो जाएगा 3 4 5 6 7। अब मुझसे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो मुझे ए और बी डैश को कंपेयर करना है, जो सेम होंगे उन्हें मैं यहां पे लिखूंगा। तो बी डैश में आया 1 4 6 8, इधर पे है 3 4 5 6 7, तो जो 4 और 6 है वो दोनों का पार्ट है, ठीक है, इसलिए वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन वाले। और यहां पे अपन देख सकते हैं कि a माइनस बी, तो LHS अपना a माइनस बी इज इक्वल टू a यू इंटरसेक्शन b डैश, हेंस प्रूव्ड। तो आप ये भी लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS और लिखा आपने हेंस प्रूव्ड। चलिए, इज दिस क्लियर? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, आराम से यहाँ पे ये वाला पूरा एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। जी हाँ बिल्कुल। चलिए, ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट और ऐप को भी रेगुलरली विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा जो हमारे लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो काफ़ी क्लासिफाइड मैनर में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजीली एक्सेसिबल बन जाते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशंस, चाहे वो बोर्ड्स के माध्यम से आए या स्कूल के माध्यम से आए। इसके अलावा हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत से लगे रहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। एक दिन आपकी भी फोटो इन बच्चों के जैसे हमारे वेबसाइट और ऐप पे फीचर जरूर होगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें और आसपास वालों को परेशान न करें। अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम एंड सेट्स, वो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।